नमस्कार दोस्तों, कल सरकार ने एक बड़ा ही अहम फैसला लेते हुए 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में ऑब्जर्व करने का निर्णय लिया है। यहाँ पे न्यूज आप देख पाओगे, कल से ही ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है। वेरियस मीडिया हाउस ने इस न्यूज को कवर किया है, इवन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी। टू एवरी पर्सन हु सफर्ड, गवर्नमेंट डिक्लेयर्स संविधान हत्या दिवस ऑन जून 25 फॉर इमरजेंसी रिमाइंडर। जो इमरजेंसी 1975 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज की गई थी देश में, उसके रिमाइंडर के रूप में 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में ऑब्जर्व किया जाएगा। तो हम बात करेंगे कि क्यों देश में इमरजेंसी को थोपा गया, इसके पीछे के क्या कॉजेज थे, क्या रेपरकशंस रहे, क्योंकि इसे एक डार्क चैप्टर कहा जाता है इन द इंडियन हिस्ट्री। और एक ऐसा समय जब इंदिरा गांधी जी को उन्हीं की पार्टी ने पार्टी से बाहर निकाल दिया। ऑल राइट, तो आज से लगभग 49 ईयर्स एगो 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी थोप दी गई, जो 21 मार्च 1977 तक चली। ये ड्यूरेशन था 21 महीने का। और ये तीसरी बार था जब देश ने इमरजेंसी को देखा, क्योंकि इससे पहले 2 बार देश इमरजेंसी झेल चुका था। 1965 में इंडो चाइना वार के दौरान एंड 1971 में इंडिया पाकिस्तान वार के दौरान। 1975 की इमरजेंसी के दौरान लगभग 10 लाख लोगों को विदाउट एनी ट्रायल जेल में डाल दिया जाता है, केवल शक के आधार पे। 22 लोगों की कस्टोडियल डेथ हो जाती है, ऐसा रिपोर्ट किया गया। 10 लाख से अधिक लोगों को फोर्सिबली नसबंदी का शिकार होना पड़ा। और इस 21 महीने के समय के दौरान देश ने और देश की जनता ने काफी कुछ सफर किया। जो इंदिरा गांधी जी के अपोनेंट थे उनको जेल में डाल दिया, चाहे वो अपोजिशन के लीडर्स थे या फिर गवर्नमेंट के। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि ऐसी कौन सी आपत्ति आन पड़ी कि इंदिरा गांधी जी को इमरजेंसी डिक्लेयर करना पड़ा, और इसके लिए संविधान का कौन सा प्रोविजन इन्वोक किया गया। तो देखिए, इसकी नींव 1966 में श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद ही पड़ जाती है, जब इंदिरा गांधी जी को पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनती हैं और इनका कार्यकाल 1971 में खत्म होता है। ये 5 साल का कार्यकाल इन्होंने बखूबी पूरा किया और काफी कंट्रोवर्शियल रहा, क्योंकि इस कार्यकाल के दौरान इंदिरा गांधी जी ने विदाउट कैबिनेट बहुत बड़े बड़े और अहम फैसले लिए, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी के लगभग 35 लोग इंदिरा गांधी जी के खिलाफ चले जाते हैं और इनको पार्टी से बाहर निकाल देते हैं। तो इन्होंने एक अलग पार्टी का गठन किया 1969 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आर आर स्टैंड्स फॉर रिक्विजिशनिस्ट। और जो ओरिजिनल पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, वो बन जाती है INCO, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे जो ओरिजिनल पार्टी थी उसके पास पार्टी का सिंबल रह जाता है, जबकि इंदिरा गांधी जी ने जो पार्टी बनाई उसको नया सिंबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अलॉट कर देता है। अब यहाँ पे 1971 में चुनाव होते हैं और चुनाव में इंदिरा गांधी जी को इस बात का बहुत फायदा मिला कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया, उन्होंने अलग पार्टी बनाई। और एक मजबूत नेता के रूप में उनकी छवि इस समय उभर के आ रही थी। गरीबी हटाओ का नारा दिया जा रहा था। आम जनता के बीच में इंदिरा गांधी जी की लोकप्रियता इतनी थी कि उनको 521 में से 352 सीटें मिली, अर्थात बाहरी बहुमत के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस आर की सरकार यहाँ पे बन जाती है, जो 1977 तक चली। तो यहाँ पे आप देखिए, इंदिरा गांधी जी ने अपनी पार्टी के लोगों के साथ यहाँ पे बगावत की। और यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि दूसरे जो पार्टी के लोग थे जो इंदिरा गांधी जी के खिलाफ थे, उन्होंने पार्टी के अंदर फैक्शन किया। और इनमें मोरारजी देसाई का नाम सबसे ऊपर आता है। आपको पता है मोरारजी देसाई इससे पहले जनता दल में आने से पहले एक कांग्रेसी लीडर थे, और इंदिरा गांधी जी की नीतियों के खिलाफ जाकर इन्होंने जनता दल को या फिर जनसंघ को इन्होंने जो है ज्वाइन किया था। और आपको पता फिर 1977 की इमरजेंसी के बाद यही प्रधानमंत्री देश के बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 31 MP जो थे वो INCO की अंदर चले जाते हैं। बाकी बड़े बड़े जो नेता थे वो इंदिरा गांधी जी के साथ चले जाते हैं। तो एक ऐसा समय ये रहा जब इंदिरा गांधी जी को उन्हीं की पार्टी ने बाहर निकाल दिया। 1969 में इन्होंने ये पार्टी बनाई थी। ठीक है, अब इसके बाद ये भी रहा कि 1977 के बाद इसकी जो INCR है, इन्होंने भी इंदिरा गांधी जी को बाहर निकाल दिया और फिर इन्होंने INCI बनाया। आई स्टैंड्स फॉर इंडिया। ठीक, हालांकि वो भी फिर ज्यादा दिन तक नहीं चली। खैर, यहाँ पे इंदिरा गांधी जी चुनाव जीत जाती है, 1971 का सरकार बन जाती है। और 1971 में हुए लोकसभा के चुनाव में इंदिरा गांधी के जो ओपोनेंट थे, जो प्रतिद्वंदी थे, उनका नाम था राज नारायण जी।
और राजनारायण जी ने 4 साल के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की इंदिरा गांधी जी के खिलाफ कि इंदिरा गांधी जी ने चुनाव में धांधली यहाँ पे की है। उनकी दलील थी कि इंदिरा गांधी जी ने चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, तय समय सीमा से अधिक पैसों का खर्च किया है, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए गलत गलत तरीकों का जो है इस्तेमाल किया गया है। तो ऐसी जो दलील पेश की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिनको अदालत ने इन आरोपों को जो है सही ठहराया और इंदिरा गांधी जी ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फिर अपील की घोषणा की और 25 जून को आपातकाल लागू करने की घोषणा कर दी। यानी कि जैसे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आता है, इंदिरा गांधी जी की सरकार ने या फिर इंदिरा गांधी जी ने 25 जून को ही आपातकाल की घोषणा कर दी और आकाशवाणी पर प्रसारित अपने संदेश में इंदिरा गांधी जी ने कहा कि जब से मैंने आम आदमी और देश की महिलाओं के फायदे के लिए कुछ प्रगतिशील कदम उठाए हैं, तभी से मेरे खिलाफ गहरी साजिश रची जा रही है और इसीलिए मैं देश में इमरजेंसी जो है लगा रही हूं। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले को अपहेल्ड किया। एनोनिमस वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है वो बिल्कुल यहाँ पे सही है। तो इससे जुड़ी हुई कुछ 7 अहम बातें हैं जो टाइमलाइन के हिसाब से हैं। जैसे कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आता है कि रायबरेली से जो इन्होंने चुनाव जीता है वो गड़बड़ करके जीता है और ये दोषी पाई गई है, इसीलिए इनको 6 साल के लिए अपने पद से बेदखल बेदखल कर दिया जाएगा और अगले 6 सालों के लिए चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। ये बड़ा फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था। फिर 24 जून 1975 को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की इस फैसले के खिलाफ और फिर 25 जून 1975 को इन्होंने जो है कि जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी जी के इस्तीफे की मांग की और इंदिरा गांधी जी ने इस्तीफा न देकर देश में इमरजेंसी को जो है इम्पोज कर दिया। ठीक है, तो ये 25 जून को ये भी रहा कि एक जेपी जी के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया और इसमें जन सैलाब उमड़ पड़ा। तो इन सब चीजों को देखते हुए इंदिरा गांधी और उनके जो कैबिनेट के लोग थे उन्होंने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से सिफारिश की कि देश में संविधान की धारा या संविधान के आर्टिकल 352 के तहत देश में आपातकाल लगा दिया जाए। तो ऐसा ही होता है। फखरुद्दीन अली अहमद जी देश में राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात घोषित कर देते हैं और इसको 1977 तक 6 महीने तक जो है एक्सटेंड भी किया जाता रहा है। फिर सितंबर 1966 में अनिवार्य पुरुष नसबंदी की गई, लोगों को इससे बचने के लिए लंबे समय तक छिपने पर मजबूर होना पड़ा। तो ये काफी एक डार्क चैप्टर रहा है। जो लोग यहाँ पे अनमैरिड थे उनको भी जो है नसबंदी का शिकार होना पड़ा। ठीक है, और 18 जनवरी 1977 को फिर इंदिरा गांधी जी ने लोकसभा को भंग कर दिया। मार्च में आम चुनाव हुए। चुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी शिकस्त हुई और यहाँ पे जनता जो कि दल की सरकार बनती है, जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे बन जाती है। मोरारजी देसाई यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। ठीक है, तो इस तरह के कुछ न्यूज अखबारों में उस समय आया करती थी। ठीक है, जेपी जी, मोरारजी देसाई, अडवाणी, अशोका मेहता एंड वाजपेयी जी अरेस्टेड। तो उन सब बड़े बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया था। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इंदिरा गांधी जी ने इस इमरजेंसी को इंटरनल डिस्टरबेंस के आधार पे इम्पोज किया था, यानी कि आंतरिक अशांति। इन्होंने कहा कि देश में आंतरिक अशांति है और इस आधार को या फिर इस प्रोविजन को आधार बनाकर देश में इमरजेंसी इम्पोज की जा रही है। तो हम बात करते हैं कि इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, यानी कि हमारे संविधान के जो आर्टिकल्स है वे क्या कहते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पे नए आए हो प्लीज गाइज एक सब्सक्राइब करके जाना प्लीज से, और एक लाइक कर देना वीडियो अगर अच्छी लगे तो इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करें तो 3 बड़े आर्टिकल देखने को मिलते हैं। 352 जो कि नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, 3 बार लगा चुके हैं। प्रेसिडेंशियल रूल या फिर इसको स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, आर्टिकल 356 जो देश में राष्ट्रपति शासन हम लोग लागू करते हैं, ये तो कई बार जो कि लागू होता रहता है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, यानी कि जब देश का खजाना खाली हो जाए तब ये वाला इम्पोज किया जा सकता है। एंड अभी तक ये जो है इम्पोज नहीं किया गया है या इन्वोक नहीं किया गया है, ऐसा देश में है। आर्टिकल 352 में अगर आप देखोगे जो ग्राउंड्स हैं ऑफ द डिक्लेरेशन के, वो सबसे पहले है यहाँ पे वार, यानी कि किसी दूसरे देश के साथ हमारा युद्ध हो जाए। फिर है एक्सटर्नल एग्रेशन, जैसे कि चाइना,
वो क्या करता है, हमारे देश में एग्रेशन करने की कोशिश करता रहता है, या फिर पाकिस्तान की तरफ से हो जाए। ठीक है, तो एक्सटर्नल एग्रेशन यदि हो जाता है तब इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। और तीसरा बिंदु यहाँ पे आप देख पाओगे, ये है आर्म्ड रिबेलियन। ये 1978 से पहले संविधान के अंदर नहीं था, या फिर आर्टिकल 52 में, आर्टिकल 352 में नहीं था। इसके स्थान पे यहाँ पे इंटरनल डिस्टरबेंस शब्द का इस्तेमाल किया गया था, या अर्थात आंतरिक अशांति, और इसी का फायदा उठाया इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने। इसी के आधार पे इमरजेंसी इम्पोज की गई थी। इसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत मोरारजी देसाई की सरकार ने यहाँ से रिमूव किया था और रिप्लेस कर दिया था आर्म्ड रिबेलियन से। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखने वाली है। अब बाकी आर्टिकल 356 जो प्रेसिडेंस रूल है, उसके क्या ग्राउंड्स आप देख पाओगे, फेलियर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, यानी कि जो संवैधानिक मशीनरी अगर फेल हो जाती है, जो स्टेट असेंबली है, स्टेट की गवर्नमेंट है, वो असंवैधानिक रूप से काम करने लग जाए, तो राज्यपाल यहाँ पे सिफारिश कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि आप यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। ठीक है, और अगर हमारा फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी तो 360 इन्वोक किया जाएगा। बाकी और इनके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो यहाँ पे पढ़ पाओगे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही थी कि जो आर्म्ड रिबेलियन है, इसके स्थान पे इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द था, उसको जो है हटा दिया गया है। और 3 बार इमरजेंसी हमने देखा कि देश में लग चुकी है। 1962 में, आई थिंक वहां पे मैं 1965 बोल गया था, 1962 में, 1971 में और 1975 में। ठीक है, तो अब इस पूरे सिनेरियो को लेकर, इस पूरे केस को लेकर मोदी गवर्नमेंट ने, या फिर अब कहें कि फिलहाल की जो सरकार है, उसने इस पूरे डार्क चैप्टर को याद करने के लिए संविधान हत्या दिवस के रूप में ऑब्जर्व करने का फैसला लिया है। अब इसके ऊपर पॉलिटिक्स तो होना तय था। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, 10 सालों से हम देश में इमरजेंसी जो है लगी हुई है। और देखिए, इनकी बातें अगर आप देखोगे तो कुछ ठीक नहीं लग रही हैं कि जयराम रमेश हैं वो, या फिर जो दूसरे पार्टी के लीडर हैं, उनका कहना है कि आप भूल जाइए। जैसे कि संजय राउत हैं, ये कह रहे हैं कि ये तो लोग जो है भूल गए हैं, इमरजेंसी बहुत सालों पहले की बात है और इसको लोग भूल गए हैं। तो 10 साल से अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी देश में लगी हुई है, और एक दिन इतिहास में ये मोदी मुक्त दिवस के रूप में हम लोग जो है मनाएंगे, और 4 जून 2024 को ऐसा, मतलब ये लोग कह रहे हैं। खैर, पॉलिटिक्स होना तय है इसके ऊपर। ठीक है, तो दोनों तरफ की बातें भी यहाँ पे बता दी गई हैं, और काफी कुछ हमने डिस्कस किया है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब आपका क्या ओपिनियन है इस दिवस के ऊपर, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।